हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल वे टू केमिस्ट्री। माय नेम इज सागर सर। आज हम देखेंगे एसिड बेस सॉल्ट इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज बेस। एसिड ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया है, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए, क्योंकि कुछ टर्म्स है जो थ्योरीज हमने डिस्कस की थी एसिड बेस में, एसिड टॉपिक में, वो बेस में भी अगेन डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस, तो पहले डेफिनेशन देखेंगे बेस की। अब ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए अगेन मैं जो एसिड में मैंने बताया था कि तीन थियरीज थी, तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने थियरीज बताई थी एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए। उसमें पहली जो थियरी थी वो थी अरेनियस। अकॉर्डिंग टू अरेनियस हमने देखा था एसिड मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ देता है, और बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमें क्या देता है, OH- देता है। ओके, सो दिस इज द बेस डेफिनेशन ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस। देन अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड theory. Okay, according to this theory, acid is same as explained by Arrhenius. Acid is the substance which releases H+ ion when dissolved in water. But according to this theory, that is Lorry Bronsted theory, base is a substance which accepts H+ ion. बेस मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो H+ को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ओके, और H+ को कौन एक्सेप्ट करता है? जैसे NaOH है, NaOH में जो OH- है वो क्या कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, या फिर अमोनिया है वो भी क्या कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। देन अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या था? एसिड मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था एसिड में आपको। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे BF3 है, AlCl3 है, वो भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। देन अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी बेस मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट करता है, वाटर कभी कभी अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो वो सब्सटेंस क्या होंगे, बेस होंगे अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। ओके, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बुक में सिर्फ अकॉर्डिंग टू अरेनियस ही बेस की डेफिनेशन दी है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो OH- रिलीज करता है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अमोनिया भी एक बेस है, जबकि अमोनिया क्या है, अमोनिया NH3 है फॉर्मूला अमोनिया का। इसमें OH दिख रहा है, OH नहीं है इसमें, फिर भी ये क्या है, बेस है। बट किसके अकॉर्डिंग अमोनिया बेस कहलाता है, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। इसीलिए मैंने ये तुम लोगों को ये दोनों थ्योरी एक्स्ट्रा बताई। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेस। इसमें एक और टॉपिक है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, 7th या 8th ग्रेड में भी पढ़ा होगा, अल्कली। अल्कली किसे कहते हैं? अब देखो, अल्कली मतलब ऐसे वाटर सोल्यूबल substances which consist of OH- in it. ओके, डेफिनेशन क्लियर है? अल्कली मतलब ऐसे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या होना चाहिए, वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए उसमें, OH- आयन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, इसमें OH प्रेजेंट है, ओके, लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल भी है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अल्कली कहलाएगा। लेकिन हमने देखा अरेनियस की थ्योरी देखी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड की देखी, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि NaOH ये क्या है, बेस भी है। NaOH क्या है, बेस है। और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से NaOH क्या है, अल्कली है। ओके, और कौन से एग्जांपल आ सकते हैं, KOH। ओके, KOH भी क्या है, जिसमें OH है और वाटर में सोल्यूबल है, तो ये भी क्या हुआ, अल्कली हुआ। और ये भी क्या है, KOH भी क्या है, बेस है। ओके, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है हमें, अल्कली जो है, जितने भी अल्कली होंगे वो सारे क्या है, बेसिस है। जितने भी अल्कलीज है वो सारे क्या है, बेसिस है। लेकिन जो बेसिस है
वो अल्कली हो सकता है क्या? ओके, तो देखते हैं हम लोग अमोनिया। जैसे अमोनिया मैंने बताया, अमोनिया क्या है? लेविस बेस है। ओके, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट करता है। क्या इसमें OH है? इसमें OH नहीं है। इसका मतलब ये अल्कली है क्या? नहीं, ये अल्कली नहीं है, लेकिन ये बेस है। ओके, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अल्कली जो है वो बेसिस हो सकते हैं, बट जो बेसिस है सारे के सारे बेसिस अल्कली नहीं हो सकते। इसीलिए तुमने एक स्टेटमेंट तुमने 7th या 8th ग्रेड में पढ़ा होगा कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ओके, इसको समझ लो कैसे। ऑल अल्कलीज आर बेसिस मतलब अल्कली मतलब क्या है? जिसमें OH है और वाटर में सोल्यूबल है। ओके, जैसे NaOH KOH। ओके, और NaOH KOH क्या है? बेस भी है। ओके, सो इसका मतलब जो अल्कलीज होंगी वो क्या होंगी? बेस होंगी। लेकिन अल्कली की डेफिनेशन क्या है? उसमें OH होना चाहिए। ओके, सॉरी, लेकिन अमोनिया देखो, अमोनिया में कोई OH नहीं है, लेकिन ये बेस है अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। ओके, तो ये बेस है लेकिन अल्कली है क्या? नहीं। इसीलिए क्या कहा है? ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ओके, क्लियर है? इसमें एक एग्जांपल है, देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH प्रेजेंट है। ओके, तो ये अल्कली हो सकता है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर में क्या है? इनसोल्यूबल है। वो वाटर में क्या है? इनसोल्यूबल है। तो क्या ये अल्कली हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वाटर में अल्कली क्या कैसा होना चाहिए? वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए। ये वाटर में सोल्यूबल ही नहीं है। इसमें OH है लेकिन वाटर में इनसोल्यूबल है। सिर्फ OH होने से कुछ नहीं होता, वो क्या होना चाहिए? वाटर में सोल्यूबल भी होना चाहिए। इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या ये अल्कली है? ये अल्कली नहीं है, लेकिन ये बेस है अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ओके, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन याद रखो ये जो रूम टेम्परेचर पे वाटर रहता है, जिसका टेम्परेचर 25-27 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें वो इनसोल्यूबल है, लेकिन हॉट वाटर में ये सोल्यूबल है। इट इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर। ओके, तो ये स्पेशल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए याद रखो, इट इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर। और जो रूम टेम्परेचर पे वाटर है उसमें एकदम स्लाइटली सोल्यूबल है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि निग्लिजिबल अमाउंट में वो क्या है? सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में भी। इसीलिए वो निग्लिजिबल है, निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली क्या कहते हैं कि वो कोल्ड वाटर में क्या है? इनसोल्यूबल है। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लुक्स लाइक अल्कली बट इट इज नॉट अ अल्कली। ओके, सो दिस इज अबाउट अल्कली। अब हम क्या देखते हैं? बेसिस का क्लासिफिकेशन। जैसे हमने एसिड को क्लासिफाई किया था, वैसे ही अब बेस को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। अब इसमें दो ही बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। पहला है स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। जैसे याद करो, हमने एसिड में क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ओके, बेसिसिटी मैंने बताई थी एसिड में कि कोई एसिड जो है वो अगर एक H+ आयन डोनेट करता है तो उसकी बेसिसिटी क्या होती है? 1 होती है। दो H+ आयन डोनेट करता है तो उसकी बेसिसिटी क्या होती है? 2 होती है। तो एसिड के लिए क्या एक्सप्लेन करते हैं हम लोग? बेसिसिटी। वैसे बेस के लिए क्या किसके टर्म में एक्सप्लेन करेंगे? एसिडिटी के टर्म में। ओके, और उसमें मैंने डिटेल में बताया कि एसिड के लिए बेसिसिटी क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज मीन बाय दैट वर्ड बेसिसिटी, ये भी मैंने उसमें बताया। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन इसके दो टाइप कौन से होंगे? जैसे एसिड में ही एक्सप्लेन किए थे, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा बेस होता है जो वाटर में सोल्यूबल होने के बाद मैक्सिमम अमाउंट में हमें क्या दे? OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस मैक्सिमम अमाउंट में अगर मिले हमें वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल याद रखो, NaOH KOH, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ओके, और सेकंड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। दूसरा क्या होगा? वीक बेस। वीक बेस मतलब क्या? जो वाटर में, ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कम अमाउंट में OH- देता है। ओके, इसका एग्जांपल क्या है? NH4OH। ओके, और अभी अभी हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एकदम निग्लिजिबल अमाउंट में वाटर में सोल्यूबल होता है। तो ये क्या है? दूसरा है, और एक है MgOH2। ये भी इतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, बट ज्यादा सोल्यूबल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में। तो ये तीन एग्जांपल याद रखो वीक बेस के।
एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बेसिस। ओके, सो ये डिसोसिएशन पर डिपेंड है, जितना ज्यादा कोई बेस वाटर में डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर क्या देता है, जैसे NaOH है, KOH है, ये क्या देते हैं K प्लस OH माइनस। ओके, तो जैसे मैंने एसिड में एग्जांपल दिया था, इसके अगर सपोज हमने 100 मॉलिक्यूल अगर डिसॉल्व किए तो उसमें से 90 to 95 अगर डिसोसिएट हुए, डिसोसिएट होकर क्या देता है K प्लस और OH माइनस। 90 to 95 अगर डिसोसिएट हुए तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ओके, वैसे ही सो आई होप ये सबको समझ में आया है, सिंपल है एकदम। देन इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के टर्म में इसके 3 टाइप होते हैं अगेन, जैसे वहां पे हमने मोनो बेसिक किया था, अब यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करेंगे, मोनो एसिडिक बेस। अब मोनो एसिडिक बेस मतलब कौन से बेस, ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एक ही OH माइनस देते हैं, जैसे NaOH वाटर में डिसॉल्व किए Na प्लस और OH माइनस देंगे। ओके, तो कितने OH माइनस मिल रहे हैं, एक ही OH माइनस मिल रहा है, क्योंकि NaOH में सिर्फ एक OH है। ओके, तो ऐसे बेस को क्या कहेंगे, मोनो एसिडिक बेस। और NaOH की एसिडिटी क्या हुई, फिर NaOH की एसिडिटी हो गई 1। ओके, NaOH, KOH, ओके, ये सारे एग्जांपल क्या है, मोनो एसिडिक बेस के। देन डाई एसिडिक बेस। ओके, तो डाई एसिडिक मतलब क्या, जो जिसमें 2 OH प्रेजेंट होंगे, जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, बेरियम सबको पता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद Ba+2+ कितने OH रिलीज करेगा, अब 2 OH माइनस रिलीज करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल नहीं लिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल नहीं लिया, क्योंकि वो क्या है, वाटर में इतने ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। ओके, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में, तो ये 2 OH माइनस देगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, इसकी एसिडिटी होगी 2। ओके, और तीसरा टाइप बनेगा कौन सा, ट्राई एसिडिक बेस। ओके, ट्राई एसिडिक का क्या एग्जांपल दे सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस। तो इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें कितने, यहाँ पे बनेगा +3, हमें कितने OH देगा, 3 OH माइनस देगा, तो इसीलिए इसकी एसिडिटी कितनी होगी, इसकी एसिडिटी होगी 3। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड एसिडिटी। आई होप नाउ दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, जैसे हमने एसिड में जो सीक्वेंस यूज की थी वही सीक्वेंस से पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। बेसिस का प्रिपरेशन देखेंगे। अब पहला जो है वो हो बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे एसिड में भी हमने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की मेथड देखी थी फर्स्ट। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने सोडियम लिया और सोडियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन किया, अब ये भी एक एटम है और ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ये जब कंबाइन करेंगे तो इससे हमें मिलता है Na2O। ओके, अब ये जो Na2O है, क्या ये बेस है, यस इट इज अ बेस। ये दिख रहा है ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम ऑक्साइड। याद करो, ये तुमने 8th ग्रेड में पढ़ा है। ये सोडियम ऑक्साइड है, बट ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे, जब ये Na2O वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें देता है NaOH, ये हमें क्या देता है, NaOH देता है, और NaOH ये क्या है, बेस है, इसलिए Na2O को क्या कहते हैं, इट इज अ बेसिक ऑक्साइड। ओके, समझ में आया, बेसिक क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो बेस प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स है और जो वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं, वो सारे मेटेलिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, तो इस डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के मेथड से हम लोग ऐसे ऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं, K2O प्रिपेयर कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ऐसे ऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होकर हमें क्या देते हैं, बेस देते हैं। ओके, तो ये तो हुई फर्स्ट मेथड। देन सेकंड मेथड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर। एक्शन ऑफ वाटर किस पर, अब ये जो है ये रिएक्शन है यहां पर, कैसे
कि अगर मेटल ऑक्साइड में जैसे Na2O है, इसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेस मिलता है। ओके, जैसे हमने K2O लिया तो KOH देगा। ओके, MgO लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें वाटर ऐड किया तो ये क्या देता है हमें, MgOH ट्वाइस देता है। ओके, समझ में आया, सिंपल सिंपल है, एकदम सिंपल रिएक्शन है। ये हुई सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड जो है बाय अगेन सेम, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। अब यहां पे सिर्फ क्या करना है हमें, यहां पे वाटर यूज किया था हमने मेटल ऑक्साइड के साथ, यहां पे वाटर यूज करना है मेटल्स के साथ। ओके, तो इसमें देखो जैसे सोडियम, ये तुमने 9th ग्रेड में पढ़े है, हाइड्रोजन चैप्टर, 9th ग्रेड के हाइड्रोजन चैप्टर में रिएक्शन पढ़ी। जैसे सोडियम है और कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं और हमें क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं। जैसे Na क्या देगा, NaOH देगा, और Ca क्या देगा, CaOH ट्वाइस देगा। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, याद रखो। ओके, सो दीज आर द टू मेटल विच रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। यहां पर वाटर लिक्विड स्टेट में है। ओके, देन उसके बाद मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, लेकिन वो बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है। तो यहां पे भी मैं लिखूंगा वाटर और लिक्विड, लेकिन वाटर लिक्विड स्टेट में ही है, लेकिन ये क्या है, बॉइलिंग वाटर है, इसीलिए इसके नीचे क्या लिखूंगा, बॉइलिंग वाटर। और ये क्या देता है, ये याद रखो यहां पर हाइड्रोक्साइड नहीं देता, ये क्या देता है, यहां पर ऑक्साइड देता है, और हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म होगा ही। तो मैग्नीशियम का सिर्फ याद रखो, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी क्या होता है, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या देता है, यहां पर अब देखो एल्यूमिनियम क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है, ये ऑक्साइड नहीं देता है। ओके, तो इतना याद रहेगा। मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता है, और एल्यूमिनियम भी बॉइलिंग वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ नहीं होता, बॉइल वाटर के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पे क्या आएगा, AlOH थ्राइस आएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने कोल्ड वाटर यूज किया, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर यूज किया। अब स्टीम जो है, वाटर की जो स्टीम होती है, स्टीम के साथ कौन से मेटल रिएक्ट होते हैं, तो स्टीम के साथ जिंक मेटल रिएक्ट होता है, आयरन मेटल भी रिएक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, H2O गैसीय स्टेट में रहेगा, और इसके नीचे लिखता हूं स्टीम। ओके, तो जिंक, अब स्टीम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जिंक मेटल है, ये भी क्या करना पड़ेगा, हमें गर्म करना पड़ेगा, हॉट करना पड़ेगा। तो ये हॉट कंडीशन में रहेगा और इसकी स्टीम रहेगी, तो दोनों जब कंबाइन होंगे तो इससे हमें याद रखो, इससे हमेशा ऑक्साइड ही मिलता है, इससे कोई हाइड्रोक्साइड नहीं मिलता है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, और Fe जब स्टीम के साथ रिएक्ट होता है, Fe प्लस स्टीम, अगेन यहाँ पे Fe भी हॉट करना पड़ेगा, रेड हॉट कहते हैं उसे, मतलब लाल होने तक उसको हीट करते हैं, फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिलता है हमें Fe का ऑक्साइड, Fe3O4 प्लस H2 मिलता है। ओके, तो इन सारे इसमें हमें क्या मिला, कुछ जगह ऑक्साइड मिला और कुछ जगह हाइड्रोक्साइड मिला। तो हमें पता है मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो हमने यहाँ पर वाटर की हेल्प से, वाटर और मेटल की हेल्प से क्या प्रिपेयर किया, बेस प्रिपेयर किया। ओके, तो ये थर्ड मेथड है। देन जो फोर्थ मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल बेसिस, ऐसे बेसिस जो वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं फ्रॉम देयर सॉल्ट। ओके, तो यहां पे मैं हेडिंग देता हूं, प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल बेसिस फ्रॉम देयर सॉल्ट। अब ऐसे कौन से इनसोल्यूबल बेसिस है, जब हम लोग सॉल्ट का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक टेबल पढ़ने वाले हैं, उसमें उस टेबल में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से सॉल्ट वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कौन से इनसोल्यूबल होते हैं, कौन से हाइड्रोक्साइड मतलब कौन से बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कौन से इनसोल्यूबल होते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम और अमोनियम, इनके जो बेसिस है, मतलब इनके जो हाइड्रोक्साइड्स है,
वो वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, हाईली सोल्यूबल होते हैं। और उनके अलावा जो बाकी के मेटल है, उनके जो बेसिस है, उनके जो हाइड्रोक्साइड्स है, वो क्या होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखा, वो वाटर में इनसोल्यूबल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। तो एक्टिविटी सीरीज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी सीरीज याद करो, सबसे पहले क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ओके, टीन आता है उसमें, देन हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, ओके, देन मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, CuOH ट्वाइस, ये क्या होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है। इसका क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट। हम प्रेसिपिटेट इस डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, और इसका ब्लू प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्लू प्रेसिपिटेट मिलता है। तो इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके सॉल्ट से। अब कॉपर का एक कोई भी सॉल्ट लो, ओके, मान लो हमने कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4, और उसके, और यहां पे हमें क्या चाहिए, OH चाहिए। तो OH चाहिए तो हमें को क्या लेना पड़ेगा, कोई ना कोई दूसरा बेस लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग NH4OH लेते हैं, ओके, एक्वियस स्टेट में। यहां पर भी ये एक्वियस स्टेट में वाटर में सोल्यूबल है। अब देखो, ये जो रिएक्शन है, इसे हम क्या क्या कौन सी रिएक्शन है, कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके, करेक्ट है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, आयंस का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ओके। तो कॉपर के साथ सल्फेट था, तो कौन आया, OH आया, और अमोनियम और सल्फेट ये रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, अमोनियम सल्फेट बनाएंगे, NH4। अब यहाँ पे ये बनेगा NH4 ट्वाइस, करेक्ट है, वैलेंसी देख लो, अमोनियम सल्फेट बनेगा, और इसका क्या बनेगा, ब्लू प्रेसिपिटेट। तो ये क्या है, बेस है, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है, ओके, उसका क्या मिलता है, ब्लू प्रेसिपिटेट। ये ऑब्जर्वेशन में पूछते हैं ये रिएक्शन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन कॉपर सल्फेट, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन few drops of ammonium hydroxide are added in a copper sulfate solution। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, ब्लू प्रेसिपिटेट। रिएक्शन नहीं लिखनी है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन बिल्कुल नहीं लिखनी है, सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्वेशन पूछा है तो तुम्हें आंखों से क्या दिखेगा इस रिएक्शन में, वो लिखना है, ओके। और ये सारी रिएक्शन जो है, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें भी ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे NH4OH की जगह हम लोग NaOH भी ले सकते हैं, ओके। तो इन NH4OH और NaOH, NH4OH और NaOH, इन दोनों बेसिस की रिएक्शन इन सॉल्ट के साथ हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगेन पढ़नी है, ओके। तो दूसरा जो है इनसोल्यूबल बेस, वो है जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड का भी प्रेसिपिटेट मिलता है, लेकिन ये कलर कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट, ओके। तो ये अगर हमें प्रिपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, जिंक का कोई भी एक सॉल्ट लेता हूं, जैसे जिंक क्लोराइड लिया सपोज, ओके, जिंक क्लोराइड, तो NH4OH, क्योंकि हाइड्रोक्साइड चाहिए तो यहाँ पे OH एक बेस लेना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट NH4Cl, ओके। So what will you observe when few drops of ammonium hydroxide are added in zinc chloride solution? So you will observe that a white gelatinous precipitate is formed. Okay? तो zinc hydroxide is a base. ये base हमने prepare किया उसके salt से. Okay? वैसे ही और एक salt है, और एक base है FeOH thrice. Okay? अब ये इसका कलर क्या होता है, ब्राउनिश येलो या येलोइश ब्राउन कह सकते हैं, ब्राउनिश येलो प्रेसिपिटेट, ओके। ये अगर हमें प्रिपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका सॉल्ट लेना पड़ेगा, Fe का। तो Fe का कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं हम लोग, ओके, FeCl3 ले सकते हैं, और इसके साथ अगेन NH4OH ले सकते हैं या फिर NaOH ले सकते हैं, ओके। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अगेन NH4Cl, ओके। इस तरीके से हम लोग कोई भी इनसोल्यूबल, ओके, यहाँ पे 3 ही एग्जांपल दिए मैंने, इस तरीके से कोई भी इनसोल्यूबल बेस हम लोग इस NH4OH की या NaOH की हेल्प से बना सकते हैं, कोई भी बेस बना सकते हैं, ओके, समझ में आया। तो ये 4 मेथड है जो हमने देखी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट मेथड जो है इसमें वो है बाय हीटिंग कार्बोनेट्स
एंड नाइट्रेट्स। कार्बोनेट और नाइट्रेट के कुछ सॉल्ट है जिनको हीट करके हमें बेस मिल सकता है। ओके, अब याद रखो कार्बोनेट में जो सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। उनको अगर हीट किया हमने तो वो कोई भी वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। ओके, तो ये बात याद रखो। ऐसे पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो नोट डाउन करते चलो, क्योंकि इस पर ही एक एक मार्क के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो कार्बोनेट के सोडियम और पोटेशियम जो कार्बोनेट है वो स्टेबल होते हैं। तो अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसको जस्ट हीट किया, क्योंकि हमें क्या करना है, अब सिर्फ हीट करना है, तो ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस दूसरा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड है मतलब क्या है, बेस है। तो इस तरीके से हम बेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा भी ले सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट भी ले सकते हैं। CuCO3 अगर लिया, इसको हीट किया तो ये देगा CuO प्लस CO2। ओके, तो ऐसा कोई भी कार्बोनेट जो हीट करके डिकम्पोज होता है तो वो हमें क्या देता है, कॉपर मेटल के ऑक्साइड देता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये मेटल ऑक्साइड मतलब हमें क्या मिलते हैं, बेस मिलते हैं। और यहां पर हम क्या ले सकते हैं, नाइट्रेट ले सकते हैं। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है CaNO3 ट्वाइस, इसको जब हीट करेंगे तो ये भी अगेन कैल्शियम ऑक्साइड देगा। ये भी क्या देगा हमें, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर NO2 है, इसलिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी देता है और हमें ये NO2 भी देता है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का गैस होता है। ओके, तो नाइट्रेट को डिकम्पोज करके भी हम लोग बेस प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई 5 मेथड बेस को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, पहली डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन द मेटेलिक ऑक्साइड, देन एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। ओके, इसमें हमने वाटर तीनों स्टेट में लिया, लिक्विड स्टेट में लिया, देन बॉयल वाटर यूज किया और स्टीम यूज किया। ओके, देन नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल बेसिस फ्रॉम देयर सॉल्ट। ओके, जो मैंने बताया कि हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगेन पढ़ना है। और नेक्स्ट है बाय हीटिंग कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। ओके, तो ये हो गई प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के बाद क्या स्टडी करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो बेसिस की पहले कुछ 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले आता है टेस्ट। ओके, टेस्ट इसकी क्या होती है, सोर टेस्ट। ओके, बेस जो होते हैं वो सोर टेस्ट होती है, और जो एसिड होते हैं उनकी जो टेस्ट होती है वो कैसे होती है, जैसे लेमन की टेस्ट होती है। ओके, वैसे उनकी टेस्ट होती है। सॉरी, एसिड की टेस्ट सोर होती है और बेसिस की जो है बिटर। ओके, बिटर जैसे करेला की कैसे टेस्ट होती, कड़वी, वैसे बेसिस की टेस्ट होती है और एसिड जो है उनकी सोर टेस्ट होती है। ओके, अब ये जो टेस्ट है ये बहुत ही पुरानी है, लेकिन अब की केमिस्ट्री में, जो दुनिया में भी केमिस्ट्री चलती है, उसमें ये जो टेस्ट है ये कोई नहीं करता, क्योंकि ये डेंजरस है। कोई सब्सटेंस, कोई केमिकल अगर बहुत ही ज्यादा हाईली पॉइजनस है, हमें पता नहीं है वो पॉइजनस है या नहीं। ओके, तो वो बहुत ही डेंजरस है, इसीलिए अब ये टेस्ट अब कोई नहीं करता। ओके, लेकिन पहले के जमाने में बहुत साल पहले साइंटिस्ट को पता नहीं कि केमिकल पॉइजनस हो सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं कि टेस्ट करके देखते थे कोई भी सब्सटेंस। ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पता नहीं वो सच है या नहीं है। एक साइंटिस्ट था जिसने सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड डिस्कवर किया। और पहले जमाने में कैसे होता है कि कोई भी सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शन से कोई भी सब्सटेंस जब बनता था वो उसको टेस्ट करके देखते थे। तो पोटेशियम साइनाइड क्या होता है, हाईली पॉइजनस। एक सिंगल पार्टिकल भी अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है मुंह से, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स, मिनट भी नहीं, कुछ ही सेकंड में उस आदमी की डेथ हो जाती है। ओके, इतना हाईली पॉइजनस होता है। तो उस साइंटिस्ट ने वो पोटेशियम साइनाइड बनाया और उसको लगा कि चलो बनाए तो नया टेस्ट करके देखते हैं। तो उसने टेस्ट किया और वो खत्म हो गया। पता नहीं ये स्टोरी सच है या नहीं, लेकिन मैंने सुनी है। तो नेक्स्ट है टेस्ट के बाद इसका नेचर। जैसे मैंने कहा था एसिड में, एसिड क्या होते हैं, करोजिव नेचर के होते हैं। वैसे बेस भी क्या होते हैं, करोजिव नेचर के होते हैं। ओके, करोजिव नेचर होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है एक्शन विथ इंडिकेटर्स।
अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो बेस है, तो बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, और ब्लू लिटमस पर बेस का क्या इफेक्ट होता है, कुछ नहीं, ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू बट रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू। ओके, देन मिथिल ऑरेंज, जैसे मैंने बताया मिथिल ऑरेंज ये एक लिक्विड होता है जिसका कलर ऑरेंज होता है, एसिड में हमने देखा वो ऑरेंज से रेड हो जाता है। ओके, और बेस में क्या होता है, ये ऑरेंज से येलो हो जाता है। तो मिथिल ऑरेंज के कुछ 2-3 ड्रॉप अगर हमने किसी बेस में ऐड किए तो उसका कलर ऑरेंज से येलो हो जाता है। ओके, और फेनोप्थेलिन नेक्स्ट है, ये 3 इंडिकेटर तुम्हें ज्यादातर पढ़ने हैं 10th में। फेनोप्थेलिन ये क्या होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं, वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट होता है लिक्विड स्टेट में। ये क्या हो जाता है, पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। फेनोप्थेलिन के कुछ ड्रॉप अगर हम बेस में ऐड करते हैं तो वो कलरलेस टू पिंक में चेंज हो जाता है, और फेनोप्थेलिन के कुछ ड्रॉप हम एसिड में जब ऐड करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, सो दिस इज द एक्शन ऑफ इंडिकेटर। अब हमें क्या देखनी, ये हुई फिजिकल, अब हमें क्या देखनी, केमिकल प्रॉपर्टी। 2-3 ही केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें। फर्स्ट है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिस की रिएक्शंस पढ़ते हैं दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। ओके, तो पहला जो है उसमें कोई भी बेस अगर हम लोग लेते हैं, मान लो हम लोग हाइड्रोक्साइड्स लेते हैं। ओके, जैसे मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसको हीट किया। अब याद रखो अगेन, हाइड्रोक्साइड को हीट किया तो ये टॉपिक अगेन तुम्हें 11th-12th में है, कौन से सब्सटेंस को हीट किया तो क्या मिलता है हमें। याद रखो यहाँ पर भी सोडियम और पोटेशियम के जो हाइड्रोक्साइड्स है, दैट इज NaOH और KOH, ये अगेन स्टेबल होते हैं। इनको अगर हीट किया हमने तो वो डिकम्पोज नहीं होते। तो बार बार ये सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट से, हाइड्रोक्साइड से, ये इतने स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम पोटेशियम ये दूसरे सब्सटेंस के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, इसीलिए वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते। ओके, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब डिकम्पोज करते हैं तो ये हमें देता है ऑक्साइड, प्लस इसमें क्या बनता है, वाटर बनता है। ओके, बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो तुम लोग। ऐसा कोई भी हाइड्रोक्साइड जो डिकम्पोज होता है हीट करके, तो ये हमें क्या देता है, अगेन मेटेलिक ऑक्साइड देता है। तो इसको अगर वाटर में डिजोल्व किया तो अगेन हमें ये क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। ओके, तो वैसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तो ये क्या देगा हमें, हीट करके CaO प्लस H2O देगा। समझ में? सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन और हीटिंग इफेक्ट ऑन बेसिस। ओके, सेकंड जो है रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड्स। अब हमें पता है ये, अब एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल रिएक्शन। इसके एग्जांपल भी देना यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। NaOH और HCl अगर हमने लिया तो ये क्या देगा, NaCl प्लस वाटर। ओके, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़े हैं। सो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ओके, देन नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ दिस बेसिस विथ हेवी मेटल्स। जैसे वही रिएक्शन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, जैसे कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करता हूं, ओके, तो ये क्या देगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, करेक्ट है। और कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वाटर में इनसोल्युबल, तो इसका प्रेसिपिटेट बनेगा कैसे, कौन से कलर का बनेगा, ब्लू कलर का, प्लस इसमें क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा। ओके, तो वहां पर हमने NH4OH के साथ रिएक्शन देखी, अब यहाँ पे सिर्फ NaOH यूज किया है, कोई फर्क नहीं है। ओके, तो यहाँ पर भी देखो हमें बेस मिल रहा है। ओके, किससे, सॉल्ट से बन रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे बेस है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है इस टॉपिक में दी है, क्योंकि ये भी बेस है, तो बेस की रिएक्शन सॉल्ट के साथ होकर क्या देता है, अगेन बेस देता है। लेकिन ये बेस क्या है, वाटर में सोल्यूबल है, और ये बेसिस क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल है। अगेन यहाँ पर सेम रिएक्शन ले सकते हैं हम लोग, जिंक क्लोराइड अगर लिया और NaOH के साथ रिएक्ट किया तो क्या देगा वो, जिंक क्लोराइड और
यहाँ पे बनेगा, अब क्या बनेगा, NaCl। ओके, तो इसका कैसे बनेगा, जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, सो डोंट वरी, एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये NaOH और NH4OH की रिएक्शन हम लोग सारी अगेन पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में बस 2 ही रिएक्शन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बेसिस, जैसे हाइड्रोक्साइड अगर हमने लिए तो उनको हीट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, और रिएक्शन ऑफ बेसिस विद द एसिड्स। ओके, 2 ही रिएक्शन है। ओके, इसके बाद का टॉपिक कौन सा है, यूजेस, जो अगेन मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो सिंपल टॉपिक है, तुम लोग इजीली पढ़ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। ओके, गुड बाय।